वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2024। ये केमिस्ट्री का पेपर है हरियाणा बोर्ड का, ठीक है, जो हाफ ईयरली में आया हुआ है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.02 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला है वो है आपका पाई बराबर CRT, ठीक है। C को लिख सकते हो आप N/V इंटू RT। N आपको दिया हुआ है 0.02 मोल, V आपको दिया हुआ है 1 लीटर, R आपका गैस कांस्टेंट है और T के आपका टेम्परेचर। सभी वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, ठीक है, आपने इसमें पुट करनी है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर A है ये आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपकी 3 सिलेबस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये मास पे या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि आप अगर वाटर ले लें, ठीक है, चाहे आप वाटर थोड़ा लें चाहे ज़्यादा लें, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। थर्ड क्वेश्चन, फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, तो मिलेगा आपको Fe2O3 प्लस SO2 और साथ में कौन सी गैस, SO3 गैस। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर D है ये करेक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। विनाइल हैलाइड कंटेन्स, विनाइल हैलाइड, ये आपका विनाइल हैलाइड है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHX। अगर आपका हेलोजन वो डायरेक्टली अटैच्ड हो डबल बॉन्डेड कार्बन से या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, तो हम कहेंगे ये क्या है, आपका विनाइल हैलाइड है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर B है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका असर्शन और रीज़न का है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। बिल्कुल सही बात है, जो कैटलिस्ट है आपका वो रिएक्शन को फास्ट करता है, ठीक है, और जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट करता है उतनी ही स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन को फास्ट करता है। तो इसका रीज़न इन्होंने दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन लोअर टू द सेम एक्सटेंट, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक है, इसी में बना के दिखा देता हूँ। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। ये जो एनर्जी है इसको बोलते हैं हम कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब कैटलिस्ट डाला जाता है तो एक नया पाथ आ जाता है, ये नया पाथ है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो जो बैकवर्ड डायरेक्शन और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सेम एक्सटेंट में क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये दोनों ही करेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर A है ये करेक्ट होगा आपका। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। 6th क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द 2 वैलेंसीज जो वर्नर ने दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। ये पहला ही टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। नेक्स्ट है आपका, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म शोन बाई, ठीक है। ये आपका कंपाउंड कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है, तो ये शो करता है आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। जो NCS है आपका, ये आपका एम्बिडिएंट लीजेंट है, ठीक है। लिंकेज नाइट्रोजन से भी हो सकती है और लिंकेज सल्फर से भी हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल किसका, आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म का। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस बाई विच द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाई आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो करंट है वो आयंस के द्वारा इधर से उधर ले जाया जाता है। द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इज सिल्वर Ag, ठीक है। ये आपका बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन B। ये अभी तक एक नंबर के क्वेश्चन थे, अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। आपको एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो आपने इस ग्राफ के बारे में क्या बताना है, ये 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें A और B, ठीक है। तो इनकी नेचर कैसी है ये बतानी है आपने, ठीक है। तो जो ये A है ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और जो ये B है ये आपका क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जो इंक्रीज़ होती है मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे होती है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो पहले ही अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपका, जब आप डाइल्यूशन करते हो तो उसमें जो डिसोसिएशन है वो बढ़ती रहती है, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते रहते हैं। तो इसमें जो इंक्रीज़ होता है वो क्या होता है, एकदम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ए आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और बी क्या आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आपकी उसमें एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, 10th का बी क्या है, आप इस बारे में क्या बताओगे, हाउ डू यू अकाउंट द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए बी ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जब हम उसके डाइल्यूशन करेंगे तो जो उसमें आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, इनमें इंटरेक्शन हो जाएगी कम, जिससे फ्री मूव करेंगे। फ्री मूव करेंगे तो सीधी सी बात है कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें इतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप डाइल्यूशन करोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, उसमें क्या होगी, डाइल्यूशन और डिसोसिएशन बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टिविटी एकदम ज़्यादा इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 11, अब इन पेयर आपको ये बताना है कि कौन SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। ठीक है, SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है और बैक साइड अटैक होता है। ठीक है, जो ऑर्डर है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और टर्सरी की सबसे कम होती है। तो इसमें देखिए ये आपका कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये है आपका प्राइमरी। ठीक है, और ये वाला कौन सा आपका सेकेंडरी। तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये रिएक्शन फास्ट देगा। ठीक है, दूसरे में देखो जो दूसरा पेयर है इसमें केवल फ़र्क है हैलाइड का, पहले में आयोडाइड है और दूसरे में क्या है आपका क्लोराइड है। तो इसमें जो आयोडाइड वाला है ये फास्टर रिएक्शन देगा। क्यों, क्योंकि जो I नेगेटिव है ये बेटर लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप बेटर का मतलब ये आसानी से क्या कर देगा, अपने कंपाउंड को छोड़ देगा। तो सीधी सी बात है ये क्या देगा, रिएक्शन फास्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई A, B एंड C एंड R इन द फॉलोइंग। ठीक है, ये ग्रिग्नार रीजेंट की रिएक्शन है। तो इसमें जो A होगा आपका फर्स्ट, उसमें वो क्या होगा आपका, ये साइक्लोहेक्सेन है और ये MgBr बनेगा। ठीक है, सेकंड जब हाइड्रोलिसिस करोगे आप इसकी तो इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और प्लस क्या निकल जाएगा, MgBrOH। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेकंड है आपकी RBr प्लस Mg। ठीक है, अब तो C क्या बनेगा आपका उसी तरह से ऊपर वाली रिएक्शन की तरह RMgBr। ठीक है, फिर D2O के साथ रिएक्ट करोगे तो ये नीचे कंपाउंड बनेगा। तो इसमें जो R की वैल्यू होगी ना बच्चों, वो होगी CH3 CH और CH3, यहाँ पर नीचे D आएगा। ठीक है, ये भी NCERT आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप सेक्शन C आते हैं हम। ठीक है, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, EMF ऑफ सेल निकालना है। EMF ऑफ सेल का फार्मूला है, नर्नेस्ट इक्वेशन आपको लगानी है, E=E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log ऑफ, ऊपर आप कंसनट्रेशन किसकी लोगे, जो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है आपकी जिंक की। ठीक है, तो 2 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा आपका 0.5, जो कि कॉपर की क्या है, कंसनट्रेशन है। ठीक है, और EMF कैसे निकलेगा, इसमें ये फार्मूला होगा आपका, E0 की वैल्यू क्या होगी, E कैथोड और माइनस E एनोड। तो इस रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो जो राइट वाला होता है, ठीक है, वो उस पर होती है रिडक्शन, और जो लेफ़्ट वाला होता है उस पर होती है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किस पर होती है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन किस पर होती है, एनोड पे। तो E0 सेल कैसे वैल्यू निकलेगी इसकी, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड वाला कौन सा आपका, कॉपर, कॉपर की वैल्यू है 0.34 माइनस। ठीक है, एनोड वाला कौन सा आपका, जिंक, उसकी वैल्यू है माइनस 0.76। इसको सॉल्व करोगे ये आएगी 1.10 वोल्ट। ठीक है, इसको फिर आप नर्नेस्ट इक्वेशन में रखो जो हमने अभी इससे पहले करी थी, तो वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी आपकी किसकी, ई सेल की। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका
ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं आपके, ठीक है। दोनों अलग अलग कलर क्यों देते हैं, इसका रीज़न ये है कि जो लीजेंड्स हैं इन दोनों में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उसकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये डी ऑर्बिटल दो सेट में टूट जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स आप कॉम्प्लेक्स कलर तभी शो करेगा जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाली लेवल से कहाँ जाएगा, ऊपर वाले लेवल में, ठीक है। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ठीक है। तो साइनाइड और जो वाटर है इन दोनों में ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो क्या होगा, ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे लाइट से। अगर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो कलर भी ये क्या शो करेंगे, डिफरेंट शो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये आपको पहरा दे रखा है, ठीक है, और ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लें आप। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक्स टू रिड्यूस टू दिस मच, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ दिस रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको पता है जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है, कैसे निकलती है फर्स्ट ऑर्डर में, रेट की तो दे ही रखी है, टी निकालेंगे हम यहाँ पर, सॉरी। तो टी बराबर क्या होगा, 2.303 अपॉन के, ये वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 1.10 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड इंटू लॉग ऑफ, ऊपर लेंगे आप इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 5, और नीचे क्या लेंगे, जो कंसंट्रेशन बच गई, ठीक है, कितनी बच गई आपकी 3। इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा, इजी क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन बिकम हाफ, ये कह रहे हैं कि हाफ लाइफ हाफ हो जाती है जब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या की जाती है, डबल की जाती है। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर होगा बच्चों सेकंड, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ का जो एक्सप्रेशन है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, ठीक है। तो अगर देखिए हम ए नॉट को डबल कर दें तो टी हाफ क्या रह जाएगा, आपका हाफ रह जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या आपका 2 है। थर्ड क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन समटाइम डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, गिव रीज़न। ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें जो रिएक्शंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होती है, ठीक है। जो रिएक्टेंट हैं वो कैटलिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं, वो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस बात पे नहीं डिपेंड करेगी कितने रिएक्टेंट आए हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपके पास कैटलिस्ट का कितना सरफेस प्रेजेंट है। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सी, द रेट ऑफ रिएक्शन समटाइम्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इसका रेट कांस्टेंट रेट लॉ दे रखा है। तो ये अगर आप देखो तो ये है आपकी फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, और जो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस होती है, ठीक है, वो कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, जो केवल एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो जाए। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है उनका वो एक से ज़्यादा स्टेप में पूरी होती है, और जिन रिएक्शंस का ऑर्डर कैसा है, फ्रैक्शन में है, वो हमेशा एक ऐसी होती है आपकी कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है, 5-5 नंबर के हैं आपके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वाई पीपल टेकिंग ए लॉट ऑफ साल्ट सफर्ड बाई एडेमा, ठीक है, ये बीमारी का नाम है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, कई बार ज़्यादा साल्टी भोजन खाने से कि जो सेल्स होती हैं उसमें वाटर रिटेंशन हो जाती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं एडेमा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ यूज्ड टू मेजर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर मास होते हैं, ठीक है। तो अगर आप दूसरी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो, जैसे कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें जो एलिवेशन और डिप्रेशन जो आते हैं ना, वो इतने कम आते हैं कि उनको आप एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर में, जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आएगी अगर आप इनको डिसोल्व करोगे किसी भी सॉल्वेंट में, बायोमोलिक्यूल्स को, तो इतना ज़्यादा चेंज आता है कि आप उसको एक्यूरेटली मेज़र भी कर सकते हो, और उसका यूज़ करके आप एक्यूरेटली उसका मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सी क्वेश्चन,
टू डिफरेंट सॉल्यूशंस हैव सेम वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट व्हेन प्रिपेयर्ड इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये देखिए जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है आपका, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पे। अगर सॉल्वेंट सेम है तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कैसा होगा आपका, सेम होगा। ठीक है, डी क्वेश्चन, वाई एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट काज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सीधी सी बात है, अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे ना तो उससे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उस वेपर प्रेशर को किसके बराबर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है एलिवेशन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा किस में, बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड्स टू लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज टेम्परेचर इज रेज्ड। तो जो ये गैस डिजोल्व होती है ना लिक्विड में, ये होती है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस से। ठीक है, और लीड चैटल प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन हमेशा ही उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये गैस प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, क्या बनता है आपका, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, मतलब मिक्स हो गई आपकी गैस। तो फॉरवर्ड आपकी मैंने बताई थी एक्सो है, और बैकवर्ड कौन सी है आपकी, एंडो। तो ली चैटल प्रिंसिपल कहता है जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रिएक्शन हमेशा ही एंडो डायरेक्शन में जाएगी। एंडो का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन दोबारा कन्वर्ट होगा किसमें, गैस प्लस सॉल्वेंट में, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। और अगर अलग अलग हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है आपका डिफाइन रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है कि जो वेपर प्रेशर होगा एक सॉल्वेंट का वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, न्यूमेरिकल है आपका, फिर ये बेंजीन है, टोल्विन है। ठीक है, 373 केल्विन दे रखा है, दोनों का क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है। तो आपको बताना है वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है कब, जब दोनों के इक्वल मॉलिक्यूल्स हों और दोनों के क्या हों, इक्वल मास हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, जब दोनों के इक्वल मोल होंगे, इक्वल मॉलिक्यूल या फिर इक्वल मोल, तो अगर मैं बेंजीन की बात करूँ, बेंजीन के लिए लेता हूँ मैं 0.5 मोल। ठीक है, और जो टोल्विन है उसके भी कितने ले लेता हूँ, 0.5 मोल, मतलब इक्वल अमाउंट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है आपका, रॉल्ड्स लॉ ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर ड्यू टू आपका बेंजीन प्लस प्रेशर ड्यू टू टोल्विन। मोल फ्रैक्शन कितना है बेंजीन का, 0.5 इंटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, इंटू 160 हो जाएगा, प्लस टोल्विन का मोल फ्रैक्शन 0.5 है और उसका मोल फ्रैक्शन कितना आपका 60। इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका P टोटल। उसी तरह से यदि आप दोनों का इक्वल मास करते हो, इक्वल मास का मतलब जैसे मान लो दोनों की मैं 1 ग्राम ले लूँ अमाउंट, तो नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के कितने हो जाएंगे, 1/78। ठीक है, और टोल्विन के कितने हो जाएंगे, 1/92। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लो, फिर उसी तरह से करना आपने इसको प्रोसीड जैसे हमने अभी पहले किया था। ठीक है, इजी क्वेश्चन। उसके बाद ऑप्शन में आपका ये, अकाउंट द फॉलोइंग, नेम द एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन विच शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, 3D सीरीज़ का जो मैग्नीज है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 से +7 तक। सेकंड है आपका, विच ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज हैज़ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर। ठीक है, कॉपर का 0.34 वोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव है इसकी वैल्यू। आउट ऑफ Cr3 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव विच इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वाई। Mn3 पॉजिटिव ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, या फिर आप कह सकते हो उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, उसी तरह से ये जनरली क्वेश्चन है, नेम ए मेंबर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज़ वाला, और ये रिएक्शन कंप्लीट करो वाला, ये जनरली क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड आपका
ट्रांजिशन मेटल एंड मैनी एलिमेंट शो पैरामैग्नेटिक करेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एलॉय क्यों बनाते हैं? क्योंकि सबका सिमिलर साइज है लगभग। Cu पॉजिटिव इज़ नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। क्यों नहीं स्टेबल? क्योंकि Cu2 पॉजिटिव ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है आपकी। ठीक है। एटॉमिक साइज दूसरी और तीसरी सीरीज़ का क्यों सेम है? इट इज़ ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये जनरल क्वेश्चंस है। जिंक कैडमियम मरकरी क्यों नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि इनके जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका जो डी ऑर्बिटल है वो फुल फील्ड होता है, हाफ फील्ड नहीं होता। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर था आपका हाफ ईयरली आपका हरियाणा बोर्ड का सितंबर का। ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इतना टिपिकल नहीं है। ठीक है। ओके, थैंक्स।